राष्ट्रपति शासन साल भर से ज्यादा संविधान के तहत लग ही नहीं सकता, तो 4.5 साल से कैसे है? 3.5 साल अवैध राष्ट्रपति शासन है वहां। इसलिए तत्काल 15 दिन 1 महीने के अंदर चुनाव कराइए। तो आपने सब सरकार के पक्ष में कर दिया और सरकार उसको ढोल बजा रही है कि देखिए हमने कर दिया, हमने 370 हटा दिया। हटाने के लिए संविधान की ऐसी तैसी कर दी, इस पर आप चुप। जो जस्टिस रोहिंटन नरीमन के पिता, जो वरिष्ठतम वकील आज के देश में जो कुछ लोग हैं उनमें से एक हैं, उन्होंने जो कहा है कि ये चाहे जितना भी व्यवहारिक आदेश हो लेकिन संविधान सम्मत नहीं है। और उन्होंने जो इसमें कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनको कि जो है जिसका उत्तर देना चीफ जस्टिस और जो संविधान पीठ के जो और जज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, वरना देश में हमेशा ये संदेह रहेगा कि ये संविधान सम्मत फैसला नहीं। 370 पर के फैसले पर चीफ जस्टिस ने मौन रहना बेहतर समझा। सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, वो अगर मंदिर मस्जिद बनवाता है तो ये संविधान के लिए एक काले दिन के बराबर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। मैं इसकी सार्वजनिक आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जिसमें मुख्य यजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी हैं, इनकी जगह वो जो 5 जजों की संविधान पीठ जिसने फैसला सुना करके बिना मालिकाने की ये जमीन सौंपी थी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य जजमान उसको बनना चाहिए। राम जन्मभूमि विवाद, भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हिंदुओं के पक्ष में। 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। बहुत सारे सेलिब्रिटी उसमें आ रहे हैं, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के जो लोग पहले अगुआ थे, मसलन उमा भारती, विनय कटियार, एल.के. आडवाणी, शायद ये लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं, शिवसेना के लोग। फिर धारा 370, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सवाल है कि फिर इन फैसलों पर ऑब्जर्वेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट भी हैं, इसलिए लीगल मामलों में इनकी पहली नजर भी होती है। आज चर्चा इस दोनों विषय पर कि क्यों सीजेआई दे रहे हैं ऑब्जर्वेशन स्पष्टीकरण। स्वागत है सर। नमस्कार जी सर। देखिए सर, आपके पास है। मेरा ये मानना है जी कि इस प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जिसमें मुख्य यजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी हैं, इनकी जगह वो जो 5 जजों की संविधान पीठ जिसने फैसला सुना करके बिना मालिकाने की ये जमीन सौंपी थी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य जजमान उसको बनना चाहिए। और उसके जजमान बनने से 2-3 निहितार्थ निकलते हैं। एक तो ये कि इसका राजनीतिक फायदा कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि तब एकदम स्पष्ट हो जाता कि ये जो है क्या कहते हैं, भले आंदोलन कोई भी कर रहा हो, लेकिन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि ये जजमानी इनको यही नहीं करनी चाहिए। मस्जिद का भी जब शुभारंभ हो, जो 5 एकड़ इन्होंने दिलाया है, उसमें भी इन्हीं 5 लोगों को मुख्य जो है वो क्या कहते हैं हाफिज होना चाहिए जी। और उसमें गोगोई साहब को जो है मुख्य यजमान बनाना चाहिए, और जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं वो जो है उप यजमान, और बाकी 3 जज जो है, हाँ, वो बाकी जो 3 जज उसमें और शामिल थे वो जो है गेस्ट ऑफ ऑनर, और बाकी लोग सेकेंडरी। सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, वो अगर मंदिर मस्जिद बनवाता है तो ये संविधान के लिए एक काले दिन के बराबर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। मैं इसकी सार्वजनिक आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि जब हमारा धर्मनिरपेक्ष वो संविधान है और सब बराबर हैं, और जब ये प्रमाणित हो गया कि ये जमीन नजूल की है, ये जमीन न उनकी है न उनकी है, तो उस सरकारी जमीन पर जो है आप मंदिर और मस्जिद बनवा करके आप तथाकथित विवाद
राजनीतिक हल करने के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये आपका जो है दायित्व तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि इतना स्पष्ट रूप से अभी तक राम मंदिर के मामले में किसी ने नहीं कहा होगा। जी 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 जी। अभी जो है जस्टिस चंद्रचूड़ ने 31 दिसंबर को पीटीआई को बहुत ही 1 जनवरी को पीटीआई को बहुत ही डिटेल इंटरव्यू दिया, जिसमें तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। इसमें राम मंदिर मुद्दे पर जो है कि इसको किस जजमेंट को किसने लिखा, जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ही लिखा हुआ है, उस पर भी उन्होंने सफाई दी कि इसलिए इसमें किसी का नाम नहीं डाला गया, ताकि रहे कि हम पांचों जज संविधान पीठ के इस पर एक मत है, एक स्वर है, एक विचार है, कोई किसी का कहीं कोई मतभेद नहीं है, इसलिए किसी का नाम नहीं दिया गया। हालांकि ये कोई बात नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा से बड़ा जजमेंट पर जो है वो लिखने वाले का नाम लिखा जाता है कि किसने लिखा है, किसके द्वारा जो है लिखित है, भले लोग सहमति उसमें व्यक्त करें, नीचे दस्तखत करने में साथ रहें, तो ये कोई जो है मतलब ये बात नहीं कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। ये कहीं ना कहीं मन की चोरी को छिपाता है कि जो भविष्य में जो आलोचना होने वाली है उसमें किसी एक लिखने वाले की आलोचना न हो। हालांकि आलोचना तो ओवरऑल होती है, आलोचना कोई लिखने वाले की नहीं होती, लेकिन लिखने वाले से स्टेट ऑफ माइंड का तो बिल्कुल साफ साफ पता चलता है ना कि बाकी लोग हो सकता है कुछ और लिखे होते, सहमति आपसे व्यक्त करते, अगर उनको अलग अलग लिखना होता तो हो सकता है कोई और तर्क देते, कुछ और कहते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 370 पर के फैसले पर चीफ जस्टिस ने मौन रहना बेहतर समझा। तो और कहा कि जो संविधान पीठ ने फैसला दिया, जो जज फैसला देते हैं वो संविधान के और कानून के शासन के आधार पर देते हैं, और जब लिख के दे देते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है। उसमें भाई कोई आलोचना कर सकता है, कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन ये संवैधानिक है, उन्होंने कहा, मैंने संविधान सम्मत है, उसी के आधार पर फैसला दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि जो और आलोचनाओं को छोड़ दीजिए, जो जस्टिस रोहिंटन नरीमन के पिता, जो वरिष्ठतम वकील आज के देश में जो कुछ लोग हैं उनमें से एक हैं, उन्होंने जो कहा है कि ये चाहे जितना भी व्यवहारिक आदेश हो लेकिन संविधान सम्मत नहीं है, और उन्होंने जो इसमें कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनको कि जो है जिसका उत्तर देना चीफ जस्टिस और जो संविधान पीठ के जो और जज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, वरना देश में हमेशा ये संदेह रहेगा कि ये संविधान सम्मत फैसला नहीं। जैसे अनुच्छेद 3 को आपने खुला छोड़ दिया है। अनुच्छेद 3 पर आप कोई फैसला देना चाहिए था कि आखिर जो है एक स्टेट को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट करके कैसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। आप एक स्टेट के किसी हिस्से को काट करके तो बनाएंगे, लेकिन स्टेट स्टेट ही रहेगा। दूसरा, उसके लिए जो है विधानसभा की इससे को अनुरोध जरूरी था, उसको आपने राज्यपाल के पास ट्रांसफर कर दिया विधानसभा को भंग करके। इसका जवाब आपने नहीं दिया। फिर आपने अगर 2 केंद्र शासित एक राज्य को 2 केंद्र शासित भाग में टोटलिटी में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आप एक राज्य को 2 केंद्र शासित में 3 केंद्र शासित में नहीं बांट सकते, एक राज्य को राज्य ही रहने देना पड़ेगा। तो वहां आपको 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता। 6-6 महीने के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, और राष्ट्रपति शासन वहां 4.5 साल से चल रहा है। आपने इस पर जो है कोई फैसला नहीं दिया। केंद्र शासित के नाम पर 4.5 साल से राष्ट्रपति शासन चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन के संविधान संबद्ध प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको आपने नहीं जो है मतलब परिभाषित किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपने उसको भी छोड़ दिया। आप तो बड़े मासूम हैं। आपने तो जो है कह दिया कि साहब चूंकि राष्ट्रपति शासन को आपने चुनौती नहीं दी है इसलिए हम इस पर नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं विचार किया कि क्या जब एक राज्य को 2 राज्य के केंद्र शासित में बांट दिया जाता है और कोई राज्य नहीं बचता, तो क्या 2 राज्य को बांट दिया जाता है केंद्र शासित में, और फिर उसके नाम पर राष्ट्रपति शासन आप अनंत काल तक चलाएंगे। आप कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव होने वाला है, सरकार ने आश्वासन दिया है, जल्दी वहां राज्य का स्टेट
उसमें भी आपने कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की। और फिर जो अवैध रूप से 2 केंद्र शासित में बटा हुआ है, तो इतने दिनों जितना राज्यपाल ने जो निर्णय लिया उसको आप वैधता, संवैधानिक वैधता कैसे प्रदान करेंगे, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। आपने जो फैसला किया उसको जस्टिफाई करने का दायित्व तो आप ही पर है, और आप उस दायित्व में इस इंटरव्यू में विफल रहे। मैं कह रहा हूं कि आपको ये देना चाहिए फैसला कि जो है वो जो जो सब चीजें गड़बड़ी है, जो संविधान सम्मत नहीं है, वो क्यों 4-4.5 साल से ऐसा चल रहा है। जम्मू कश्मीर अगर कोई 370 हटाने का विरोध नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा हूं। जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार किसी भी राज्य को मिला हो, वो सब हटना चाहिए। भारत राज्य जो है, भारत राज्य है। अब अभी धामी साहब ने आदेश दे दिया कि 1 जनवरी से उत्तराखंड में कोई जमीन नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा अगर इस देश का हिस्सा उत्तराखंड है तो? और अगर उत्तराखंड के लोग अगर किसी दूसरे के हाथ में बेच रहे हैं तो किसी की संपत्ति को आप बेचने से कैसे रोक सकते हैं? उसको बेहतर दाम मिलने से कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है? अगर वो भारत का राज्य है तो है। अगर उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद सकता है तो उत्तराखंड में भी खरीद सकता है। अगर बंगाल में खरीद सकता है तो कश्मीर में भी खरीद सकता है। कोई विशेषाधिकार किसी का नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर संविधान से देश और संविधान से यूनियन ऑफ इंडिया चल रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और उसके प्रावधानों का किसी भी प्रकार उल्लंघन, उसको राजनीतिक वैधता जो है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्रदान करनी चाहिए। ये मेरा दृढ़ मत है, जिसको कि करने में जो है, क्या कहते हैं, वो असफल रहे। बाकी आपका कानून अभी तक था कि समलैंगिकता जो है अगर अपराध है, अभी भी अपराध है। अगर जो है मर्जी से ना किया जाए तो मर्जी से किया जाए तो पहले भी अपराध नहीं था। बिना मर्जी के अगर समलैंगिकता है तो अपराध है। 377 था, आपने 377 हटा दिया और आपने उसको वैधता प्रदान की। अब शादी का मामला है कि भाई पुरुष पुरुष से शादी कर ले। जब आप कहते हैं कि 2 वयस्क अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक जो है आप मूल अधिकारों को मानते हुए कहते हैं साथ रह सकते हैं, तो 2 लेस्बियन भी रह सकते हैं, 2 गे भी रह सकते हैं। इसमें एक शादी नामक तत्व कहां से आ गया? आप उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, आप 3 तलाक पर डिसीजन ले रहे हैं, आप तमाम और मुद्दों पर डिसीजन ले रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो संविधान है उस पर आपने क्यों चुप्पी साध ली? वो आप कह रहे हैं कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, तो आप बताइए ना कि कैसे 2 यूनियन टेरिटरी है। आप जस्टिफाई कीजिए अपनी बात से। 4.5 साल से राष्ट्रपति शासन कैसे लगा हुआ है? 6-6 महीने का ही जब 2 बार राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में लग सकता है, तो इतने दिन से कैसे लगा हुआ? 4.5 साल से। और फिर आप जो है उनकी बात में विश्वास कर रहे हैं कि हम जल्दी ही इसको स्टेट रूट देंगे, तो कब देंगे? आपने कहा 30 सितंबर तक चुनाव हो। आपने क्यों नहीं कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के साथ वहां विधानसभा का भी चुनाव हो जाना चाहिए? 30 सितंबर की डेट क्यों दी है आपने? और 30 सितंबर तक जो आपका जो है, क्या कहते हैं, चुनाव आप जो है वहां नहीं कराएंगे, और अच्छा, राज्य की बहाली जब तक नहीं होगी तब तक तो गैर संवैधानिक ढंग से ना 2 यूनियन टेरिटरी चल रही है क्षेत्र 3 के अनुसार, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और आप कह रहे हैं कि हमने संविधान सम्मत दे दिया, हो गया। जो संवैधानिक सवाल जस्टिस नरीमन ने उठाए हैं उनको आपको कैटेगरिकल जवाब देना चाहिए। आप लोग लुभावन जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हैं। ये आप स्वयं कहते हैं कि हम लोग लुभावन के लिए नहीं बैठे हैं, हम जो है संविधान और कानून के शासन के अनुसार फैसला देने के लिए बाध्य हैं। तो जो कानून के शासन और संविधान के अनुसार जो प्रावधान है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो फैसला कौन देगा? आप क्यों जो है अनुच्छेद 3 छोड़ रहे हैं? आप क्यों जो है वो यूनियन टेरिटरी 2 ठो है तो आप कह रहे हैं कि आपने आश्वासन दिया कि जल्दी राज्य का दर्जा देंगे, तो आप जल्दी से जल्दी दीजिए। ये कौन सी बात होगी? जब आपके यहाँ मामला चैलेंज किया गया है तो आप उसको स्पष्ट कीजिए, और उसके बाद आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम संविधान सम्मत देते हैं। कैसे कोई मान लेगा? और आपने उसको घुमा के इस तरह कहा है कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। एक बार भी 370 हटाने का जो है नरीमन ने विरोध नहीं किया, सीनियर फली एस नरीमन ने। उन्होंने कहा आपने हटाया अस्थायी था, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो संवैधानिक उल्लंघन है इसको आपको जो है एड्रेस करना चाहिए था। आपने एड्रेस नहीं किया। आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। यही जस्टिस लोकूर ने भी कहा है इसी तरह की बात। इसी तरह की बात रोहिंटन नरीमन, जो फली एस नरीमन के पुत्र हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, अभी पिछले कुछ दिनों पहले रिटायर हुए हैं,
उन्होंने भी यही बात कही है। तो सवाल है कि हम एक राजनीतिक आलोचना, एक राजनीतिक दलों की आलोचना और एक जो कानूनविद हैं, जो न्यायविद हैं, उनकी आलोचना ही नहीं, उनकी आलोचना में जो संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं वो कौन एड्रेस करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो? खाली ये कह देना कि 370 जो है अस्थायी था, हमने हटा दिया, तो ये 370 का कोई थोड़ी भी कह रहा है कि 370 हटा दिया आपने, बहुत अच्छा किया। मैं भी कह रहा हूं कि बहुत आपने अच्छा किया। और मैं तो कह रहा हूं जो 370 टाइप का जहां जहां भी है कि कहा कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई बस नहीं सकता, कोई ये नहीं सकता, वो चाहे आपके उत्तरांचल के राज्य हो, आपके कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के, या चाहे जो है वो आपका अभी उत्तराखंड हो या कोई भी स्टेट हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहां खुला रहना चाहिए कि कौन जाके बसना चाहता है, कौन वहां जमीन खरीदना चाहता है। जब कोई वहां जमीन खरीदेगा तभी तो मिलेगा ना। और जो देश का ईडब्ल्यूएस में नागरिक है, वो जो देश का नागरिक है उसको जो है नागरिकता का अधिकार हिमाचल में भी है, उसको नागरिकता का अधिकार नॉर्थ ईस्ट में भी है। आपने सुरक्षा कारणों से अरुणाचल जाने में परमिट की व्यवस्था कर रखी है। अगर जेपी सिंह जाना चाहे तो जब तक परमिट नहीं मिलेगी तब तक नहीं जा पाएंगे। रतन लाल जी जब तक परमिट नहीं मिलेगी तब तक नहीं जा पाएंगे। तो चलिए वो चीन के बॉर्डर पर आप सुरक्षा के कारणों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में क्या प्रॉब्लम है? उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम है? उत्तराखंड में तो ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, और वो हुआ साहब इनके उत्तराखंडियों के साथ उत्तर प्रदेश के लोग, जो बहुमत का शासन है वो अन्याय कर रहा है, तो इनको स्वशासन का अधिकार होना चाहिए, इनका अपना स्टेट होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है मूल निवासी अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी महाराज, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो बन के रहेगा पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। बन के रहेगा उत्तराखंड और हम उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? आप जाइए उत्तराखंड में रहिए मुख्यमंत्री, जब आप हमसे अलग हुए तो। और नहीं कहिए कि उत्तराखंड का विभाजन गलत हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि क्या कहते हैं, पैसा मेरी अंटी में वाला मामला हो गया है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, पैसा मेरी अंटी में। वहां तो हम रहेंगे, यहाँ भी रीता जोशी रहेंगी, यहाँ भी वो रहेंगे जो सारे उत्तराखंड के समर्थक थे। अजय सिंह बिष्ट रहेंगे यहाँ, उर्फ योगी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो भाई उत्तराखंड आपने बनवाया है ना, तो उत्तर प्रदेश में क्या करना? उत्तर प्रदेश में जो है क्या कहते हैं कि जो जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या है, और तमाम छोटे छोटे राष्ट्रों से भी बड़ी जनसंख्या है, क्या वो यहाँ कोई और मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? उत्तम श्रेणी के ठाकुर उत्तराखंड में ही रहते हैं। और ये स्थिति है कि जो मैदानी ठाकुर हैं उनके यहाँ पहले शादी विवाह नहीं करते थे, अब होने लगा। जी। ईडब्ल्यूएस पे भी गोलमोल ही डिसीजन था, हम लोगों ने देखा था। अरे सब ऐसे ही है सर। अभी इलाहाबाद में कुछ दिनों पहले तो मैं था, वहां पे आपके एक मित्र हैं पुराने, जयशंकर गुप्त साहब, उन्होंने जी। अपने संबोधन में कहा एकमात्र देश भारत है कि जहाँ पे जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के सेमिनार में तो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन फैसला जो है ना भावना के आधार पर देते हैं। नहीं, अब सवाल इस बात का है कि वो फैसला छोड़िए, जब आपने 31 दिसंबर को तमाम जो अपने फैसले हैं समलैंगिकता से लेके अयोध्या से लेके 370 तक पर सवाल पूछे गए, आपने जवाब दिया, और 370 पर जो जवाब दिया वो जवाब निहायत ही जो है असंतोषजनक जवाब है। क्योंकि जो बातें, और आज 370 हटाने को आपने केंद्रित कर दिया ताकि लोगों का भावनाहत गैंग को ये सूट करे कि 370 हटाने का जेपी सिंह विरोध कर रहे हैं, नरीमन विरोध कर रहे हैं, और कोई विरोध कर रही, कोई नहीं विरोध कर रहा है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वहां, जो आपको लद्दाख को केंद्र शासित बनाने का मामला है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने का मामला है, एक राज्य को 2 केंद्र शासित में बांटने का मामला है, ये तो वो हो गया कि आपने पहले से ही पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि उत्तर प्रदेश को एक दिन सवेरे सो उठे हम और सुने कि 5 तो जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया पूरा उत्तर प्रदेश तोड़ करके। एक दिन हम सुने कि केरल को 3 जो है केंद्र शासित में बांट के केंद्र सरकार ने कब्जे में ले लिया, क्योंकि वहां जो है राजनीतिक चुनाव नहीं जीत सकती भाजपा, जो सत्तारूढ़ दल है। अब आप उसको जस्टिफाई कर देंगे, जब अनुच्छेद 3 में ये है कि साहब आप पूरे राज्य को केंद्र शासित में नहीं बदल सकते, तो इस पर आपने डिसीजन क्यों नहीं दिया? क्यों आपने उम्मीद पे दुनिया कायम रखी कि साहब ये स्टेट छूट कर देंगे, सितंबर तक चुनाव करा दें? चुनाव का भी जब आपने आदेश दिया तो आपने ये इस पर क्यों नहीं कहा कि आखिर राष्ट्रपति शासन साल भर से ज्यादा संविधान के तहत लग ही नहीं सकता, तो 4.5 साल से कैसे है? 3.5 साल अवैध राष्ट्रपति शासन है वहां।
इसलिए तत्काल एक 15 दिन 1 महीने के अंदर चुनाव कराइए। तो आपने सब सरकार के पक्ष में कर दिया और सरकार उसको ढोल बजा रही है कि देखिए हमने कर दिया, हमने 370 हटा दिया, हटाने के लिए संविधान की ऐसी तैसी कर दी, इस पर आप चुप। तो ये स्थिति है सर। क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार और भावना हाथ गैंग से डरता है? अब क्या कहा जाए, हो सकता है भाई जो है अंदर खाने जो है दिल में भावना हाथ गैंग की ही भावना हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अब सवाल इस बात का है, जो जयशंकर जी ने कहा कि सेमिनार में आप कुछ कहते हैं और बाद में आप कुछ कहते हैं, तो ये कथनी और करनी तो आपके सामने आ रही है। सेमिनार में तो आप जो है संविधान और कानून के शासन की दुहाई देते हैं और एक आम आदमी तक जो है कोर्ट के जो है न्याय की पहुंच आप बताते हैं, और फिर जहां आपको जो है ये इस तरह के कठोर मामले आते हैं जो सरकार के लिए अप्रिय हो सकते हैं, वहां आप जो है क्या कहते हैं पलटी मार जाते हैं। तो जो पलटी मार जाते हैं, तो जो अनुत्तरित सवाल है उनके उत्तर कौन देगा? जेपी सिंह देंगे? हम तो सवाल पूछ रहे हैं या पूछने वालों के साथ है, तो उत्तर तो आप ही को देना है ना। और आप कहेंगे हम इस पे बात नहीं करना चाहते, क्यों नहीं बात करना चाहते? आप आखिर बताइए ना कि आपने उसको क्यों छोड़ दिया, क्यों जस्टिस उसको जो है राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा संविधान में नहीं रह सकता, तो इतने दिन क्यों लगा? जब जो है किसी प्रदेश को वो बनाना पड़ता है और वो करना पड़ता है और राज्य विधानसभा की जब उसकी जरूरत होती है, सिफारिश की जरूरत होती है, तो राज्य विधानसभा के अभाव में आपने जो है गवर्नर को कैसे मान लिया? वो भी गवर्नर उन लोगों का जो लोग वैसा करना चाहते थे, तो उन्होंने वैसा गवर्नर से जो है कहवा लिया। तो इसको डिसाइड कौन करेगा? और इस पर अगर आप चुप्पी साधेंगे तो आपकी नीयत, चाल चरित्र और चेहरे पर तो जो है वो सवाल उठेंगे ही। तो आप उसको क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कितना आप जो है वो क्या कहते हैं अवमानना की आड़ में दबाएंगे? आपको जब आपने इंटरव्यू दिया था, तो आपको इन सारे सवाल जो जस्टिस नरीमन ने, आपके नरीमन के पिता फली एस नरीमन ने और जस्टिस लोकूर ने उठाए थे, उनका आप अगर जिस तरह आपने तमाम चीजों का उत्तर दिया, उसका भी आप अगर उत्तर देते, तो इससे आपका कद बढ़ता। और अगर हमने कोई गलती कर दी है तो हम गलती स्वीकारते हैं, तो इससे हमारा कद और बढ़ता है, इससे हमारा कद छोटा नहीं होता। हम सवालों से भागते हैं तो हमारे जो है क्या कहते हैं कद पर सवाल उठने लगता है। चलिए, शुरू में आपने यजमान की बात की थी कि तो प्रधानमंत्री जी को यजमान नहीं होना चाहिए था, गोगोई साहब को मुख्य यजमान होना चाहिए था। धर्मशास्त्र क्या कहता है इस तरह के आयोजन में यजमान कौन हो सकता है? वैसे देखा जाए टेक्निकली तो देखिए सर, मैं तो थोड़ा वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं जात पात धर्म सब नहीं मानता, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जब बच्चा 18 से 21 साल का हो जाए, तो उस बच्चे को सारे धर्म को जो है वो क्या कहते हैं 6 महीना पढ़ा करके, और तब उससे पूछना चाहिए कि तुम कौन सा धर्म अडॉप्ट करना चाहते हो या तुम बिना धर्म के रहना चाहते हो। इसी तरह जो जाति है जन्मना जो हमारे साथ चपक गई, मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूं। मैं किसी जात में नहीं रहना चाहता, किसी में भी नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत अभिलाष। तो मैं किस कानून के तहत किसी जाति में न रहूंगी, बताएं? अच्छा, हमें तो जन्मना जाति जो है हमारे ऊपर थोप दी गई है। तो उसी तरह जो है हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व के अलंबरदार कहते हैं कि ये सनातन हिंदुत्व जो है मनुस्मृति से चलता है। तो मैं इसमें कुछ भी कह के अपने ऊपर जातिवादी होने का ठप्पा नहीं लगवाना चाहता, क्योंकि संयोग या दुर्योग से मैं सवर्ण जाति क्षत्रिय में आता हूं। तो अगर मैं कहूंगा तो होगा कि साहब ये जो है आप जातिवाद कहते हैं, जातिवादी नहीं है, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं, धर्मशास्त्र नहीं, मैं धर्मशास्त्र का कोई जो है वो क्या कहते हैं व्याख्याता नहीं हूं। तो मैं इसका धर्म आपके सवाल की तरह ही जवाब देना चाहता हूं कि जब आप मनुस्मृति से हिंदुत्व का संचालन करना चाहते हैं और आप मनुस्मृति के बहुत बड़े लंबरदार हैं, तो मनुस्मृति से बाहर कोई धर्म जो सार्वजनिक अनुष्ठान हो रहा है उसमें किसी को यजमान कैसे बना सकते हैं? आप मनुस्मृति के अनुकूल यजमान बनाइए। इसमें जो सारे लोग आपके सुनने वाले हैं, जो बुद्धिमान है, वो तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा कहने का आशय मेरा क्या है। चलिए, शुक्रिया सर। और अगले एपिसोड में अयोध्या पे चर्चा होगी और वहां नया एयरपोर्ट खुला है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट वाल्मीकि के नाम पर, लेकिन पुजारी कोई नहीं। अगले एपिसोड में शुक्रिया, देखते रहिए। नहीं, एक सवाल और सुन लीजिए। मनुस्मृति के अनुसार
वो नाम भी गलत है, वहां गोस्वामी तुलसीदास एयरपोर्ट बनना चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा।